नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों, वर्ग 3 विज्ञान का चैप्टर में आज हम रसायन का चैप्टर करेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले इंपॉर्टेंट। जी हाँ, रसायन शास्त्र वर्ग 3 चयन परीक्षा के केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेक्शन की दृष्टि से। इनमें से ये प्रश्न आपके संभावित प्रश्न हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री से लगभग आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का पूछा जाएगा केमिस्ट्री चैप्टर से। तो परमाणु के नाभिक में अवयव कौन कौन से होते हैं, ये जानना सभी के लिए है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आणविक संरचना के बारे में क्या सही कथन है, अक्सर ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं अगर पूछा जाए, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं एरिया में, एनवायरनमेंट में, चक्कर कौन लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन में से वह जो अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो फोटॉन जो होता है, किसमें से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन में अणु एटम का फोटॉन भाग नहीं होगा। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये तीनों भाग हो जाते हैं। अगला खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार के परमाणु कौन मिलते हैं, तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। परमाणुवीय नाभिक खोज कौन था, तो रदरफोर्ड है। और एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ये सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। और हमारी टॉपर नोट्स भी साइंस की आ चुकी है, वर्ग 3 की। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक परमाणु कण कौन नहीं है। देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये हमारे तीनों क्या है, अणु कौन से, परमाणुिक कण है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है यह परमाणुिक अणु नहीं कहलाता है। तो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म पूछा जा रहा है। तो एक कण प्रतिकण, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक कण प्रतिकण युग्म कहला जाएगा। फिर अगला आता है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, और यह इसका जो द्रव्यमान होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणें में से ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होता है। इन तीनों में से जो ऋणात्मक आवेश अगर पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए कि बीटा में होता है। फिर अगला आता है, इनमें विशिष्टता आएगी, कण आ जाएगा। शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, आंशिक पक्षकण, पूर्णांक पक्षक, इनमें आपको बताना है। जो सही जोड़ी है वो आपका A to Z दी गई है, ऑलरेडी सही दिया गया है। यानी कि शून्य द्रव्यमान किस में होता है, न्यूट्रॉनों में होता है। जीरो मास किस में होगा, आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। और आंशिक प्रचकण जो होता है पॉजिट्रॉन में होता है। और पूर्णांक जो प्रचकरण होता है वो फोनान में होता है। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है, वैसे इतना टफ तो खैर नहीं आना चाहिए वर्ग 3 लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑफ-बाउच सिद्धांत द्वारा होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम का संबंध किससे होता है, तो अभिविन्यास से होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, उस तत्व का द्रव्यमान 4 हो जाएगा। किसमें, जिसके 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो परमाणु द्रव्यमान कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। ऐसे परमाणु प्रोटॉनों की संख्या जिसमें बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिसे किसी एक ही तत्व के परमाणु, समस्थानिक वे होते हैं जो किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। भार अलग हो सकता है लेकिन क्रमांक जो है समान हो, वह समस्थानिक। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं
अगली प्रक्रिया पे। अगली प्रक्रिया, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या रहे लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। समन्यूट्रॉनिक समूह क्या अंश कहलाता है? तो C614 7N नाइट्रोजन 15 और 8O16, ये हमारा क्या है? समन्यूट्रॉनिक समूह कहलाता है। और ये तो आप जानते होंगे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है आपके गाइगर काउंटर से होता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरेल ने किया था। अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैकुरेल ने किया। और आप तो ये जानते हैं कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना ही एक है ना ही दो है। क्यों? क्योंकि परासरण के प्रकरण में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो तनु घोल पे बाह्य दाब लगाएंगे तो कैसे सही होगा? प्रतिलोम परासरण में तो ना एक ही सही है ना दोनों सही नहीं दिए गए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। जब कोई एक मिश्रण के पदार्थों को अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अक्सर ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछा जा सकता है। और सुमेलित के बारे में आए तो CaO का Ca उपचयांक 2 होगा, NaAiH4 में AI उपचयांक 3 होगा, MnO2 में Mn का उपचयांक 4 होगा, H2SO4 में S का उपचयांक 6 होगा। तो उपचयांक भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं, क्योंकि भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पानी में चीनी का घुलना कौन सा भौतिक परिवर्तन है? और जल का वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध का औष्कंदन करना। कथन ये कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण यह है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। कथन कारण वाले 2-3 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखें। तो उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण यह है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। AR दोनों सही है क्योंकि RA सही का स्पष्टीकरण हो रहा है। ये से 2-3 प्रश्न साइंस में आएंगे। जल अपघटन में ऊर्जा को उत्पन्न कैसे होता है? तो ऊष्मा के रूप में होता है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध के पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अचानक ठंडा करते हैं, इससे उसमें क्या पड़ता है? क्रीम निकलती, फिर ऊपर मलाई जिसे बोलते हैं ना, दूध की मलाई, वो वहीं से निकलती है। फिर पाश्चुरीकरण का संबंध किससे होता है? तो दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित होता है। तो सही कथन क्या है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कम होगा लेकिन जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। और ये आप जानते हैं कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसे होता है? बढ़ जाता है। आप क्या जानते हैं? अशुद्धि होगी, द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब कथन दिया गया कि नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है, नमक और बर्फ के मिश्रण से। कारण है कि नमक जो बर्फ होगा, बर्फ के हिमांक को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। देखिए, ए सही दिया गया कि नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त करता है, लेकिन आर गलत है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये आपका गलत दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि वह कोलाइडी तंत्र जो कोहे में अभिव्यक्त होता है वह गैस में द्रव स्वरूप
जो कोहरे में अभिव्यक्त होगा वह गैस से लेकर द्रव के रूप में होता है, उसे हम वह कोलाइडी तंत्र बोलते हैं जो कोहरे में अभिव्यक्ति होता है। और आप ये भी जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण यह कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए, ये आप जानते हैं कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर की ओर बढ़ेगी, ये गलत है। लेकिन किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, सही है, क्योंकि किसी एक वर्ग में दिया परमाणुीय त्रिज्याएं, लेकिन सदैव ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा सदैव शब्द निगेटिव हो गया। बाकी दूसरा सही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो गलत है, लेकिन आर सही दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोगों के लिए, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि किसी एक आवर्तक के अंदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम हो जाता है। तत्वों में किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, जब परमाणु भार जो है बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन इसमें कौन सा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से जो 3 कथन दिए गए, इसमें केवल ये सही है कि तत्वों में किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, लेकिन किसी एक आवर्तक के अंदर आयनन विभव धीरे धीरे कम होते हैं, ये गलत है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, ये गलत है। तो सही केवल क्या हमें ध्यान देना कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु बढ़े, किसी एक वर्ग में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, ये इतना ध्यान देना। इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है, तो बेसिक और एसिडिक होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में भी आपका ऑक्सीजन ही पाया जाता है, और ऑक्सीजन के बाद सबसे उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी में पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व आपका हीरा होता है, और हीरे के खनिजीय बनावट जो होते हैं क्या होता है भाई, कार्बन होता है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, चलिए खनिज ये धातु अयस्कों से अब देख लेते हैं क्या दिया गया खनिज धातु अयस्कों के बारे में। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन को देखना समझना है, कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे साथियों सर्वोपरि। वह इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण जो धातु तत्वों के लिए होता है, तो 2-8-8-2, ये अक्सर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन होती है, तो सबसे हल्की लिथियम होती है और सबसे भारी ऑस्मियम होती है, और सर्वाधिक कठोर हीरा होता है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में कौन कठोर है, तो इनमें से प्लेटिनम आपका कठोर हो जाएगा। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट, आयरन, नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, नाइक्रोम कहलाता है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपका यूरेनियम कहलाता है। और आप तो जानते हैं कि तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम होगी, और इस प्रकार के एक प्रश्न आना ही है तय। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट, मोती के प्रमुख अवयव एरेगोनाइट और कांचियोलिन कहलाता है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। कथन है जो समझिएगा, क्योंकि कथन कारण पूछा जाएगा। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन धातु सोडियम वायवीय प्रभाव पर गल जाए यह गलत हो, क्योंकि वायवीय प्रभाव से नहीं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में सोडियम प्रयोग किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता, अर्थात टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है।
प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, वाष्प तथा आर्गन होती है और एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना स्वतंत्र अवस्था में होता है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता में से देखा जाए तो। सोने का घोला जा सकता है अम्लराज में। सोने को किस में घोलते हैं? अम्लराज में घोलते हैं उसको। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क जो सोप स्टोन होता है, यह मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। और ये तो आप जानते हैं कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। चलिए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कैल्शियम सल्फेट होता है। अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हाथ कभी हड्डियों टूट जाती तो POP से ही तो बांधते हैं, प्लास्टर उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, POP। मोनाजाइट ऐस्क को हम थोरियम का होता है, और माइका जो होता है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। और ये भली भांति आप जानते हैं कि लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास, कुम्हारी, वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत कहलाएगा। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा होता है। और आप ये तो जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा होता है। सीसा, पारा, निकेल, टिन धातु में से सामान्य जो ताप है द्रव, वह भी आपका पारा ही होता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते, वह लेड बिल्कुल जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना हो तो भाप किसमें? तांबे के ऊपर गुजरेगी। तांबे के ऊपर जब भाप गुजरती है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त करते हैं तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। और सुमेलित दिया गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी होगी, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली, पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु को स्वर्ण कहते हैं। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होता है, न्यूनतम अगर पूछा जाए, बहुत कम इसमें संचालक होता है ऊष्मा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक चांदी की होगी। और सही कथन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। पूछा जाए दंत पेस्ट का अवयव कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भंजन, पेट्रोलियम, प्रगलन, ताम, हाइड्रोनीकरण, खाद्य वसा और वल्कनीकरण रबड़, इन सारी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। और ये तो जानते हैं आप लोग सभी लोग कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट ऐस्क है, वह हमारा कौन सा कहलाता है? एल्युमिनियम कहलाता है। तो सारे क्वेश्चन है जो समझने के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को समझना है, फीडबैक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलिए बात कर लेते हैं, अब अगली सूची की तरफ बढ़ते हैं। सूची अगली ये दी गई कि हीरा जो होता है वह कार्बन का होता है, और संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिकॉन का, और माणिक जो होता है वह एल्युमिनियम का होता है। और ये तो आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज में से जल में से हल्का इसमें कौन होता है? जल से हल्का सोडियम होता है। और इस्पात, पारा, सोना का उनके घनत्व को अवरोही क्रम में अगर रखना हो, अवरोही क्रम मतलब पहले सोना आएगा, फिर पारा, फिर बाद में इस्पात आएगा। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। घनत्व के आकार देखा जाए तो घनत्व के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम है। और ये आप जानते हैं कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिकतम कांसा में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो वह तांबा होगी। पीतल मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता का प्रयोग होता है। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु पीतल होती है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है।
पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य अंग है। अब इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए ये तो जानते हैं कि ये तो ऑलरेडी दिया गया है कि पीतल तांबा जस्ते का मिश्र धातु, ये सही हो जाएगा। और पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। लेकिन मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ये गलत है। क्योंकि आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होता है। क्या प्रश्न है? मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। क्या जानना है? एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। कौन सा अयस्क है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। और एल्युमिनियम का सबसे बेस्ट जो अयस्क होता है प्राथमिक बॉक्साइट कहलाता है, ना कि मैग्नेटाइट। बॉक्साइट जो एक औषधि चट्टान है जिसमें एल्युमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड खनिज होते हैं, और व्यावसायिक रूप से एल्युमिनियम इसी से निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पीतल का रंग हवा में फीका क्यों पड़ जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, इसको हिंदी में निष्कलंक इस्पात बोलते हैं, ये अचुंबकीय हो जाता है। अगर कोई मिश्र धातु में निकेल मिला दिया जाएगा तो वह अचुंबकीय बन जाता है। और ये आप जानते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, अगर स्टील की कठोरता बढ़ाना है तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह क्रोमियम कहलाता है। जो ये सारे क्वेश्चन अच्छे गहराई से पढ़ेंगे, वादा करता हूँ साइंस में अव्वल आएंगे। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं तो सिलिकॉन का प्रयुक्त नहीं होता है। और ये जानते हैं कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे तथा लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होगा। और आप ये भी जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु कौन है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की स्टेनलेस स्टील बनती है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे कितना मिलाया जाता है? लोहे में क्रोमियम और निकेल का। स्टील में क्या होता है? 0.1 से 2% तक कार्बन होगा। जंग लगने पर लोहे का भार तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कथन कारण का एक प्रश्न और कर लेते हैं, सभी के लिए जानना जरूरी है कि साधारणतः ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तो वह भूरे पाउडर की परत आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से होता है, तो टैनिन के जमा होने से नहीं होता है। कि वायु के संपर्क में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के संपर्क में होता है। और बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में तत्वों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन का होता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में कार्बन है, सभी में कार्बन पाया जाता है। केवलार, लेक्चान, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क में केवल कार्बन से बना हुआ है, तो वह गैफ्रीन कहलाएगा। और ये आप जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन तथा फुलेरिन्स में कार्बन का जो अपरूप कहलाता है वह ऑक्सोकार्बन्स कहलाता है। पेंसिल का जो लेड बना होता है वह ग्रेफाइट का होता है। और ये आप जानते हैं कि कार्बन के तीसरे आरोपी की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कल, सर हेलार डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। ध्यान रखिएगा तीनों को। बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है? तो कार्बन यौगिक एक रूप में जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े हुए होते हैं, उनको बकमिंस्टर फुलरीन बोला जाता है। और ये आप जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में कार्बन नहीं है, तो बालू में कार्बन नहीं होता, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में होता है। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में कार्बन में किस में मिलता है? तो कार्बन आपके लिग्नाइट में मिलेगा। और ये आप ये जानते हैं कि कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकारों के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश एंथ्रेसाइड में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकता किसमें होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन सबसे अधिक होता है, ढलवा लोहा। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा अर्थात क्रिस्टल नहीं होता, तो गंधक में क्रिस्टल नहीं होता है। और कांच पर उत्कीर्ण किया खरोंचा जा सकता है,
तो कांच पर उत्कीर्ण क्रिया किससे खरोंचा जा सकता है? हीरा से किया जा सकता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, ना ही एक्वेरियम से, ना ही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा कौन है? एक्वेरियम, याद रखिएगा। ये भी अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है। और ये जानना सभी के लिए जरूरी है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट के बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट की वैल्यू अगर हीरे की बात करें 200 मिलीग्राम के बराबर होगा। इतना आपको ध्यान देना है साथियों। अब गैफ्रीन के बारे में ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। गैफ्रीन के बारे में इतना ज़्यादा तो खैर नहीं पूछा जाएगा। अब वो हाइड्रोजन से संबंधित थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र XH4 हो जाएगा। भार के अनुसार पानी अर्थात H2O हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11% होती है। 11.11, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी शब्द को एक एक करके ही बोला जाता है। हाइड्रोजन गैस 1 मोल अर्थात अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न में 580 किलोग्राम ऊष्मा निकलेगी। हाइड्रोजन को जला दिया जाए तो क्या बनेगा? पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण हाइड्रोजन होता है, सबसे कम प्रदूषण करता है। भारी जल एक प्रकार है मंदक का, और ये जानते हैं कि भारी जल का रासायनिक का फार्मूला D2O होता है। और न्यूक्लियी एक्टिरों में विबंधक तथा प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी कहलाता है। और भी आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो सभी के लिए एग्जाम में अक्सर आता है, गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन के मिलने से गुरु जल बनता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा स्थान आइसोटोप से लेता है। हैवी वाटर क्या होता है? जी हाँ, हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, तो उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। भारी पानी की खोज SC उरे ने की थी। भारी पानी का अणुभार 20 होता है। अब जो कथन दिए गए हैं इन कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन है बताना है। कठोर जल का उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं है क्या? साबुन के कपड़े धोने के लिए, पायलस में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो कठोर जल का प्रयोग किस में होता है ये जानने के लिए सभी की जरूरत होता है। ना तो कठोर जल पीने योग्य होगा, ना ही साबुन कपड़े धोने में, ना ही बायलस, ना ही फसल। तो कठोर जल का प्रयोग इनमें से किसी में नहीं होता। तो सारे इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य होगा? तो सारे कथन सत्य हैं, उपयुक्त किसी में नहीं होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पानी कठोरता के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं। जल के लिए pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन कहलाता है, न खट्टा, न मीठा, न कड़वा। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी माना जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पानी आयनिक लवणीय शुभिलायक क्यों होता है? क्योंकि उसका द्विध्रुव अगुण अधिक होता है। और ये तो आप जानते होंगे कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्लवणीकरण द्वारा किया जाता है। और जानते हैं कि हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वह होता है क्लोरीन। और ये आप जानते हैं कि समुद्र जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। अक्सर पूछा जाए, ये बताइए समुद्र, मान लीजिए पानी सभी लोग समुद्र में जा रहा है, समुद्र का पानी ज़्यादा हो गया, पीने योग्य धरती से पानी नहीं निकल रहा, तो समुद्र जल को अगर हम शुद्ध बनाना हो तो उसके लिए उत्क्रम परासरण की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हम शुद्ध बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, इस कंदन प्रक्रिया के द्वारा ही वह गंदे पानी को स्वच्छ करती है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन गैस होती है। और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग जो किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। और अक्सर आप ये तो जानते होंगे जो अक्रिय गैसों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कौन है? तो हीलियम यहाँ पे नोबल गैस हो जाती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की है, क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर आर्गन की है, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम। ऐसे भी प्रश्न आएंगे। वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन का लगभग 78 से 79% सभी लोग जानते हैं। N2O2 तथा कार्बन H2O में गैसें का जो चक्रीय नहीं है, तो H2 यहाँ पे
कार्बन गैसीय का चक्र नहीं होता है। और आप ये जानते हैं कि गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैसें हो जाती हैं ऑक्सीजन और हीलियम होता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो मिश्रित किया जाता है वह हीलियम को किया जाता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो प्रकार होता है वह अष्टफलकीय होता है। तो आप सभी लोग